Welcome at Universal Education Point channel. Today's topic is shifting of Q point with transistor parameter. इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी लेक्चर को रैंडमली पिक करके स्टडी ना करें, वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लेक्चर्स को स्टडी करने की कोशिश करें। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, लेक्चर्स को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के अंदर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं शिफ्टिंग ऑफ क्यू पॉइंट विद ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स पर। इस आर्टिकल को स्टडी करने से पहले हमें ऑपरेटिंग पॉइंट यानी कि क्यू पॉइंट के कंसेप्ट्स को क्लियरली जानना होगा, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं और वो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। चलिए फिर भी 2 मिनट हम बात करते हैं क्यू पॉइंट पर। क्यू पॉइंट को स्टडी करने से पहले हमें जो एम्पलीफायर लेना है या मेरे को ट्रांजिस्टर लेना है, वो कौन सा लेना है? सबसे पहले वो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर या कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर लेना है, जिसके अंदर इमीटर टर्मिनल को हमें क्या करना है? कॉमन करना है। उसको हम इनपुट में भी यूज करेंगे, उस इमीटर टर्मिनल को हम आउटपुट के अंदर भी यूज करेंगे। इसके बाद हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए यानी फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए हमें कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बाइसिंग करनी पड़ती है। और फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए बाइसिंग कुछ इस टाइप से करते हैं कि इनपुट टर्मिनल को हम फॉरवर्ड बाइस बनाते हैं और आउटपुट टर्मिनल को हम रिवर्स बाइस बनाते हैं। इसमें मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, मैं रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट करते हैं और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो नोट करते हैं वो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज जो कि आउटपुट वोल्टेज होती है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर हम आउटपुट करंट यानी कि कलेक्टर करंट की वैल्यूज को नोट करते हैं। और इनपुट करंट IB की वैल्यू को हम क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। और हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में उस कैरेक्टरिस्टिक्स को जब बनाते हैं तो कुछ इस टाइप की बनती है। यानी कि हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को जब प्लॉट किया, आउटपुट वोल्टेज VCE की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर क्या प्लॉट करना है? कलेक्टर करंट को प्लॉट करना है बेस करंट को कांस्टेंट रखते हुए। सबसे पहले हमने बेस करंट की वैल्यू को कितना रखा है? 0 माइक्रो एम्पियर रखा है, सेट कर देना है। और इसकी डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर VCE की IC की वैल्यू को नोट करते जाना है और प्लॉट कर देना है। कुछ इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगी। और IB के जो ये नीचे वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कौन सा पोर्शन बोलते हैं? कट ऑफ रीजन बोलते हैं। ये मैंने समझा रखा है। कट ऑफ रीजन के अंदर दोनों डायोड हमारा किस टाइप का वर्किंग, ट्रांजिस्टर किस टाइप का वर्क करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हमने IB की वैल्यू को कुछ इंक्रीज किया और सेट किया। कितना कांस्टेंट सेट कर दिया? 10 माइक्रो एम्पियर सेट कर दिया। इसको सेट करने के बाद VCE की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर फिर हमने IC की वैल्यू को प्लॉट किया तो कुछ इस टाइप का कर्व बन के आया। ऐसे ही हम डिफरेंट IB को सेट करके हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर की, जिसको हम, इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है मेरे पास वो कट ऑफ रीजन है और ये इधर वाला पोर्शन जो है ये जो पोर्शन है, यहां से ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मेरे पास सैचुरेशन रीजन है। और ये जो रीजन है जिसमें मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, इस रीजन को हम बोलते हैं एक्टिव रीजन, यानी कि इस रीजन के अंदर कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर वर्क करता है। अब हमें क्यू पॉइंट के कंसेप्ट्स को स्टडी करने के लिए एक DC लोड लाइन को ड्रॉ करना था और उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। फिर भी मैं 2 मिनट
इसके ऊपर जाने की बात करना चाहता हूँ। लोड लाइन का कंसेप्ट को समझने के लिए लाइन हमेशा दो पॉइंट के बीच में ड्रॉ होती है और दो पॉइंट एक एक्स एक्सिस पे होना चाहिए और एक वाई एक्सिस पे होना चाहिए और दोनों पॉइंट्स की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम तो 0 हो जाएगी। इसलिए हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट निकाला उस VCE की वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई VCC और ये मैक्सिमम वैल्यू है और वो कितनी है, ये है यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर ओनली एक्स कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू होगी लेकिन वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी, कलेक्टर करंट की यहाँ पर 0 होगी। और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी, ओनली वाई कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू होगी और वो यहां पर निकल के आया था, ये IC की वैल्यू निकल के आई थी, इतनी मैक्सिमम वैल्यू है ये। और यहाँ पे ये VCE की वैल्यू निकल के आई थी जो कि इतनी निकल के आई थी, हमने निकाली थी, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम तो 0 बनेगी यहाँ पर। और इसके बाद हमने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन किया तो ये एक लाइन बनी। इसका मतलब इस लाइन को हमने कहां पर ड्रॉ किया था, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ड्रॉ किया था। तो इस लाइन ने इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कट किया था और इन सारे पॉइंट्स को हमने क्या बोल दिया था, ये सारे के सारे पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट हैं। लेकिन अब हमें ऑपरेटिंग पॉइंट का सिलेक्शन करना था कि कौन सा ऑपरेटिंग पॉइंट को हम सिलेक्ट करें जहां पर हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिले। तो इस चीज को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमने इस लोड लाइन के इस मिडल पॉइंट को सिलेक्ट किया। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ये इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये मेरे पास मिडल पॉइंट है इस एक्टिव रीजन के अंदर, इस डीसी लोड लाइन के ऊपर। अब मैंने एम्पलीफायर को ये इनपुट सिग्नल दिया है, कुछ साइनोसाइडल की फॉर्म में दिया है। ये जब मैंने साइनोसाइडल दिया है सिग्नल, तो हमने क्या देखा है, देखिए यहाँ पर अगर इस पॉइंट को मैंने ऑपरेटिंग पॉइंट सिलेक्ट किया है तो इस कंडीशंस के ऊपर जैसे शेप का मैंने ये सिग्नल दिया है, आउटपुट के अंदर से वैसा का वैसा सिग्नल मेरे को मिल रहा है। मीन इस सिग्नल की शेप के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अगर आउटपुट के अंदर मेरे को ऐसा सिग्नल मिले जो मैंने इनपुट के अंदर दिया है वैसा का वैसा मिले बिना शेप के चेंज हुए, तो ऐसी एम्प्लीफिकेशन को हम बोलते हैं फेथफुल एम्प्लीफिकेशन। और यही एम्प्लीफिकेशन हमारे काम की एम्प्लीफिकेशन होती है। इस टाइप की एम्प्लीफिकेशन को हम डिवाइस के अंदर दे सकते हैं। मींस डिवाइस उस एम्प्लीफिकेशन को, उस सिग्नल को एक्सेप्ट कर सकती है। अब अगर हम बात करें, अगर इस ऑपरेटिंग पॉइंट को मैं शिफ्ट करने की कोशिश करूं, मैं यहां पर सिलेक्ट ना करके मैं सपोज करो Q4 के ऊपर Q4 वाले पॉइंट को ऑपरेटिंग पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूं, यानी कि मैं इस पॉइंट को ऑपरेटिंग पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूं, तो यहां पर देखिए क्या कंडीशन आएगी। यहां पर जो कंडीशन आती है वो क्या आती है, जो ये मेरे पास ऑपरेटिंग, मैंने ये इनपुट सिग्नल दिया, लेकिन इस कंडीशंस के ऊपर क्या आएगा, ये जब हमने स्टडी करके देखा है तो क्या कंडीशंस मिली है, ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है आउटपुट पार्ट के अंदर, इसका कुछ पोर्शन क्लिप कर जाता है, कट जाता है, यानी कि कुछ मेरे को ये पोर्शन ऐसे मिलेगा, ये तो पॉजिटिव पूरा का पूरा मिलेगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल तो कंप्लीट मिलेगी, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला जो पोर्शन है कुछ क्या कर जाता है, ये क्लिप कर जाता है, कट जाता है। तो ये ऐसे कुछ कटके मिलता है, ऐसे कुछ कटके मिलता है। इसका मतलब ऐसे एम्प्लीफिकेशन जिसमें आउटपुट के अंदर जो इनपुट का सिग्नल था वो उसकी शेप क्या होकर मिली, हमें चेंज होकर मिली, तो ऐसी एम्प्लीफिकेशन को हम क्या कहते हैं, अनफेथफुल एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। और ये एम्प्लीफिकेशन हमारे किसी भी काम की नहीं होती है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट को मैं सैचुरेशन रीजन की तरफ नहीं सिलेक्ट कर सकता जहां पर मेरे को अनफेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिलती है। अब हम बात करते हैं, अगर मैं ऑपरेटिंग पॉइंट को कट ऑफ रीजन की तरफ सिलेक्ट कर लूं तो क्या होगा।
अगर मैं ऑपरेटिंग पॉइंट को कट ऑफ रीजन की सिलेक्ट कर लूं तो यहाँ पे हमें देखो ये दिख रहा है, ये वाली पोर्शन की विड्थ कम है और ये वाले पोर्शन की विड्थ ज्यादा है। तो इस केस में क्या आएगा, जो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसका कुछ पोर्शन, जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इसका कुछ पोर्शन ऐसे क्या कर जाएगा, क्लिप कर जाएगा। ये इस केस में इस पॉजिटिव हाफ साइकिल का ये वाला पोर्शन ऐसे क्या कर जाता है, क्लिप कर जाता है, कट जाता है। तो इस केस में भी जो मेरे पास आउटपुट सिग्नल मिला उसमें क्या मिला, उसका कुछ पोर्शन क्लिप होकर मिला, कट कर मिला। तो ये ऐसा एम्प्लीफिकेशन भी मेरा किसी भी काम का नहीं है। तो हमें इस ऑपरेटिंग पॉइंट को कहां पर सिलेक्ट करना है, जहां पर हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिले। और फेथफुल एम्प्लीफिकेशन कहां पर मिलती है, ओनली ऑपरेटिंग पॉइंट कहां पर सिलेक्ट करना होगा, डीसी लोड लाइन के सेंटर के पॉइंट के ऊपर सिलेक्ट करना होगा। उसको ना तो सैचुरेशन रीजन की तरफ सिलेक्ट करना है, ना ही कट ऑफ रीजन की तरफ सिलेक्ट करना है। अब हमने ऑपरेटिंग पॉइंट को सिलेक्ट तो कर लिया, अब ये देखना है क्या इस ऑपरेटिंग पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद क्या ये ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट भी कर सकता है क्या। अगर ये ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट करता है तो किसी फैक्टर्स ही इस पॉइंट को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो हमें सबसे पहले उन जो पॉइंट जो पैरामीटर्स इस ऑपरेटिंग पॉइंट को शिफ्ट करते हैं उनको क्या करना होगा, वो इनके ऊपर डिपेंड ना करें। मीन्स वो पैरामीटर इन क्यू पॉइंट से क्या बन जाए, इंडिपेंडेंट बन जाए। अदरवाइज अगर ये क्यू पॉइंट उन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता रहेगा तो ये उन पैरामीटर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो जब ये प्रैक्टिकली करके देखा गया तो ये पाया गया कि जो दो फैक्टर्स हैं देयर आर टू अनडिजायरेबल फीचर्स। मीन्स ऐसे दो अनुचित गुण हैं, दो ऐसी विशेषताएं हैं जो क्यू पॉइंट को शिफ्ट करने के जिम्मेदार होती हैं विद ट्रांजिस्टर पैरामीटर के साथ। मीन्स दो पैरामीटर ऐसे पाए गए, दो पैरामीटर्स ट्रांजिस्टर के ऐसे पाए गए जो दो क्यू पॉइंट को शिफ्ट करने के जिम्मेदार होते हैं। और वो कौन से दो पैरामीटर्स हैं वो ये मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा। मीन्स ये दो पैरामीटर ट्रांजिस्टर के ऐसे हैं जो इस क्यू पॉइंट को शिफ्ट करने के जिम्मेदार होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, नंबर वन, there is large variation in transistor parameter from unit to unit। जैसे मैं यहां पर किस पैरामीटर की बात कर रहा हूं, बीटा की। और बीटा क्या चीज है, एक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है ट्रांजिस्टर का। अगर ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की मैं बात करूंगा, समझाऊंगा अभी, ये क्या कहना चाहता है। अगर एक ट्रांजिस्टर का एम्प्लीफिकेशन बीटा है और दूसरे ट्रांजिस्टर का एम्प्लीफिकेशन बीटा है, अगर दोनों का सेम नहीं है और अगर अलग अलग है तो ये क्यू पॉइंट क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। ये बात है। सेकंड जो है, ऑल ट्रांजिस्टर करेक्टरिस्टिक। मींस ट्रांजिस्टर की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस है, और ट्रांजिस्टर के जितने भी पैरामीटर्स हैं, जैसे मेरी बात करूं बीटा, ICBO, ICEO, इनपुट वोल्टेज, बेस करंट, ये सारे के सारे क्या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इन सब की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करती है। इसका मतलब इन सब की वैल्यू इंक्रीज करती है तो मेरा क्यू पॉइंट किसके बीच में प्लॉट कर रखा है मैंने, तो कोलेक्टर करंट के वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर प्लॉट कर रखा है। तो यानी कि कोलेक्टर करंट अगर बढ़ेगा तो क्यू पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, शिफ्ट होगी। तो चलिए हम इसी कोलेक्टर करंट को समझने की कोशिश करते हैं। कोलेक्टर करंट को समझने के लिए हमने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ले रखा है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ले रखा है। और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को जब हमने स्टडी किया था तो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया था, और एनपीएन ट्रांजिस्टर के इमीटर टर्मिनल को हमने क्या किया था, कॉमन किया था। ये मेरे पास इमीटर टर्मिनल था
और ये मेरे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एनपीएन के ट्रांजिस्टर की कौन बताती है, ये एरो बताती है। एरो करंट की डायरेक्शन को बताती है, और करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब हायर पोटेंशियल पे ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब ये पी है, और लोअर पे ये है तो ये एन है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया। और करंट किस ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आई करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बाहर की तरफ फ्लो करेगा, बाहर ऐसे निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। और यहां से ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक बेस करंट की तरफ जाएगा आईबी, और एक किधर जाएगा, कलेक्टर करंट की तरफ, कलेक्टर की तरफ ऐसे जाएगा। ये कलेक्टर है टर्मिनल, ये मेरे पास बेस है। इसका मतलब आई ई की वैल्यू कितनी बनेगी, आई सी प्लस आई बी, यही तो बनेगी। मतलब ये जो इमीटर करंट है दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, आई बी और आई सी में, तो दैट इज इक्वल टू दिस। इसके बाद हमने स्टडी किया था, जो हमारे पास इसमें एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आता है कॉमन इमीटर की, तो उसमें बीटा आता है। लेकिन हम रेफरेंस पॉइंट कहां से लेके चले थे, बेस वाले को, कॉमन बेस इमीटर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस को लेके चले थे हम, और वहां पर हमने कलेक्टर करंट की वैल्यू को निकाला था। वो कितना आया था, ये वाला जो कंसेप्ट है ये किस में था, कॉमन बेस के अंदर था। तो यहां पर देखो ये जो वैल्यू आई है अल्फा आई ई प्लस आई बी सी ओ, हमें ये जानना होगा ये क्या चीज है। आईसीबीओ एक रिवर्स सैचुरेशन करंट है, लीकेज करंट है, जिसको ये क्या चीज है, मेरे पास एक लीकेज करंट है, ये मेरे पास लीकेज करंट है। लीकेज करंट क्या चीज होती है, लीकेज करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू फ्लो करता है। और ये आईसीबीओ लिखा हुआ मैंने, सी फॉर कलेक्टर, बी फॉर बेस, ई ओ फॉर ओपन। ओपन इसका मतलब यहां पर हमने इमीटर टर्मिनल को ओपन किया था बेस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, ये वहां से लिया हुआ है। इसका मतलब C फॉर कलेक्टर, B फॉर बेस, O फॉर ओपन, और ओपन कौन सा टर्मिनल था, इमीटर टर्मिनल था। तो O कौन है, इमीटर है यहाँ पे। और ICBO कौन सा करंट है, ये एक रिवर्स सैचुरेशन करंट है, या मैं ये कहूं लीकेज करंट है, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की हेल्प से फ्लो करता है। इसकी बात करेंगे अभी। इसके बाद हमने यहां से चले और ये आई की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन यहां पर पुट कर दी, ये वाली पूरी की पूरी। अब मैंने अल्फा से अंदर मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में, अल्फा के इसके साथ, अल्फा को इसके साथ, तो ये इक्वेशन मेरी ये बन गई। अब इस वाले टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया और आईसी को कॉमन निकाल दिया, तो यहां पर 1 बच गया, ये अल्फा बच गया, माइनस इज इक्वल टू ये पूरा फैक्टर आ गया। इसके बाद मैंने यहां से आईसी की वैल्यू को निकालने की कोशिश की, क्योंकि मेरा जो क्यू पॉइंट है वो डिफरेंट आईसीज की वैल्यू के ऊपर मैंने प्लॉट किए हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो आईसी की वैल्यू को निकाला, तो ये इस फैक्टर से मैंने इस इक्वेशन को थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया। अब इस फैक्टर को, ये जो फैक्टर है ये वाला फैक्टर, इस पूरे के पूरे फैक्टर को मैंने बीटा पुट कर दिया। बीटा पुट करने के बाद हमने ये वाली इक्वेशन, ये बीटा पुट किया, तो ये तो बीटा बन गया। अब ये वाला फैक्टर की वैल्यू कितनी बनेगी, इसको मैंने जानने की कोशिश की। अगर ये मेरे पास बीटा मैंने ये पुट किया है, तो मैंने 1 प्लस बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो 1 प्लस बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो ये 1 और ये बीटा की वैल्यू को जब पुट किया, तो यहाँ पर हमने एलसीएम को लिया। तो एलसीएम लेने के बाद तो यहाँ पर अल्फा से ये अल्फा कैंसिल हो गया, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पर 1 बच गया। तो 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसका मतलब इस फैक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस बीटा लिख सकता हूं। तो मैंने ये 1 प्लस बीटा लिख दिया। तो हमारे पास आईसी की वैल्यू क्या बन गई, इसका मतलब मैं इसको अब हटा सकता हूं यहां से। तो मेरे पास आईसी की जो वैल्यू बनी है वो क्या बनी है, बीटा आईबी प्लस बीटा प्लस 1 आईसीबीओ। इसका मतलब यहां पर जो ये कलेक्टर करंट है इस इक्वेशन में 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 आईसीबीओ, नंबर 2 आईबी एंड नंबर 3 बीटा। इसका मतलब ये 3 वेरिएबल्स हैं और ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। जब इसको मैं अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे पहले देखो मैं आईबीओ को समझा रहा हूं।
रिवर्स सैचुरेशन करंट, लीकेज करंट के कंसेप्ट को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। रिवर्स सैचुरेशन करंट अगर एनपीएन है तो मेरे पास ये पीएन जो डायोड है इसको हमने रिवर्स बायस कर रखा है, और रिवर्स बायस वोल्टेज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनपुट वोल्टेज, हमें ये पता है। इसका मतलब मेरे पास रिवर्स सैचुरेशन करंट की मैं बात करूं तो मेरे पास ये कैसे फ्लो करता है, सबसे पहले उसकी बात करूं तो ये मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, ये मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे मेजॉरिटी के अंदर तो होल होगा, इसमें मेजॉरिटी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होगा, माइनॉरिटी के अंदर होल होगा। इसका मतलब ये आईसीबीओ जो है वो इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की थ्रू हेल्प से करंट फ्लो करता है। अब ये मैं देखो पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। ट्रांजिस्टर का कोई सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, या सिलिकॉन से बना है या जर्मेनियम से बना है, बस दो ही बना होगा। अगर मैं बात करूं इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर टेम्परेचर को, इनका मैं कंसेप्ट ले रहा हूं टेम्परेचर्स का। अगर मैं टेम्परेचर को देखो इंक्रीज करता हूं तो टेम्परेचर को जैसे जैसे इंक्रीज कर दूंगा तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में क्या बढ़ेगी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। थर्मल काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के एटम्स के बीच में बॉन्डिंग है, और वो बॉन्डिंग कौन सी होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयरिंग पेयर में होते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो इस केस के अंदर भी और इस केस के अंदर भी कोवलेंट बॉन्डिंग ब्रेक होगी, और कोवलेंट बॉन्डिंग के ब्रेक होने से इसके अंदर, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ेगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ेगा, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स बढ़ेगा। इनकी वैल्यू बढ़ने से इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग के ब्रेक होने से इन दोनों रीजन के अंदर कैरियर कंसंट्रेशंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, और कैरियर कंसंट्रेशंस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जब फ्लो करेंगे तो करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिवर्स लीकेज करंट बढ़ेगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, लीकेज करंट बढ़ेगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। उसकी वैल्यू बढ़ने से कौन बढ़ जाएगा, आईसीबीओ बढ़ जाएगा। तो हमने एक कंसेप्ट को तो देख लिया है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो आईसीबीओ की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और ये प्रैक्टिकली क्या देखा गया है, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, सबसे पहले देखो मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बात कर रहा हूं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर हमने आईसीबीओ की वैल्यू को नोट कर लिया। सपोज करो ये कुछ वैल्यू आई है, इसके बाद मैंने टेम्परेचर को यहां से इंक्रीज कर दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सर इसका मतलब टेम्परेचर में मैंने कितना चेंज लाया है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड किया। तो मैंने आईसीबीओ को फिर नोट किया, तो आईसीबीओ की वैल्यू को मैंने फिर नोट किया। तो इस कंडीशंस के ऊपर मैंने क्या देखा, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आईसीबीओ की वैल्यू थी वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डबल हो गई, ये 2 टाइम हो गई किसकी, आईसीबीओ की। और आईसीबीओ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो था उसकी। इसका मतलब हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला, अगर मैं हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो आईसीबीओ की वैल्यू क्या हो रही है, डबल हो रही है। इसका मतलब आईसीबीओ की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आईसीबीओ की वैल्यू इंक्रीज करेगी यहां पर तो यहां से क्लियर है कोलेक्टर करंट बढ़ेगा, और कोलेक्टर करंट बढ़ेगा तो ये कोशेंट पॉइंट जो है वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। नंबर 2, अब मैं बात करता हूं इस आईबी की। आईबी की अगर मैं बात करूं तो ये है इनपुट करंट, और इनपुट करंट तो किस पे डिपेंड करता है, हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं जाना अभी। तो इनपुट करंट तो किस पे डिपेंड करेगा, इनपुट वोल्टेज के ऊपर। तो सबसे पहले हमें इनपुट वोल्टेज की बात करनी होगी, और इनपुट वोल्टेज मैं यहां पे देता हूं। देखो ये इनपुट वोल्टेज मैंने यहां पे दी थी,
और इनपुट वोल्टेज किसके लिए देते हैं, इस वाले इनपुट पार्ट को हम फॉरवर्ड बायस बनाते हैं, इस P को पॉजिटिव देते हैं, इसका मतलब इसको नेगेटिव देते हैं, ये देते हैं। और ये कौन सी ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये कौन से किसके बीच में, बेस और इमीटर के बीच में। इसको हम किससे नोट करते हैं, VBE से नोट करते हैं, ये नोट करते हैं। और ये VBE क्या होती है, इस सर्किट में से हमें पीएन डायोड की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जब स्टडी की थी, फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की थी, तो याद होगा आपको ये करंट तब तक फ्लो नहीं करता। करंट कब तक फ्लो नहीं करता, अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो 7.7 वोल्ट तक करंट फ्लो नहीं करता। VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की थी हमने। इसके बाद 0.7 के ऊपर एकदम से करंट फ्लो करता है ऐसा। और इस जहां तक कोई करंट फ्लो नहीं करता उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं, याद होगा आपको। इसका मतलब ये कट इन वोल्टेज बोलता हूं मैं इसको, कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जिस वोल्टेज के अंदर, सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। अब ये कट इन वोल्टेज क्या है, देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूं। हमने पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल लिया जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ होल है, और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल लिया जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो होल मूव करेगा इस रीजन से इस रीजन की तरफ, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस रीजन से इस रीजन की तरफ। और ये वाला प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक चलता रहेगा जब तक सैचुरेशन स्टेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब इसके अंदर एक डिप्लीशन लेयर, ऐसे पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट कर जाता है जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये सिलिकॉन के अंदर 0.7 वोल्ट का होता है। इसका मतलब इस सर्किट में जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा जब तक ये पोटेंशियल बैरियर ब्रेक नहीं होगा। यही तो हमने, इसको हम फॉरवर्ड बायस बनाएंगे तो फॉरवर्ड बायस बनाएंगे तो ऐसे फॉरवर्ड बायस बना देते हैं, P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से। तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ होल है, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिपेल करेगा तो होल ऐसे रिपेल करेगा, होल इधर मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन कंबाइन करता है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होल के साथ रही तो डिप्लीशन लेयर की स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। और 0.7 के ऊपर ये डिप्लीशन लेयर की स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो जाती है, करंट एकदम से फ्लो करता है। लेकिन मैंने अगर इसको कोई भी फॉरवर्ड बायस नहीं कर रखा है तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इस 0.7 के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है वो देखना है हमें। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। वो टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। थर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3/2 kT होती है। और ये थर्मल काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती है 12 mv²। और 12 mv² बढ़ने से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन। इलेक्ट्रॉन N से P की तरफ चलेगा, जब N से P की तरफ चलेगा तो ये इस होल के साथ रिकम्बाइन करेगा और होल इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन करेगा। इसका मतलब डिप्लीशन लेयर की स्ट्रेंथ घटती जाएगी, डिप्लीशन लेयर की स्ट्रेंथ घटती जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज करता चलूंगा। तो क्या कंसेप्ट आ रहा है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो इनपुट वोल्टेज जो VB है, कट इन वोल्टेज है, वो क्या होगी, डिक्रीज होती चलेगी, डिक्रीज होती चलेगी। इसका मतलब ये भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और प्रैक्टिकली क्या देखा गया है, टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कट इन वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, उसमें 2.5 मिली वोल्ट का डिक्रीमेंट होता है। मतलब एक टेम्परेचर को इंक्रीज किया 1 डिग्री सेंटीग्रेड को तो इनपुट वोल्टेज क्या होती जाती है, 2.5 मिली वोल्ट के फैक्टर से डिक्रीज होती जाती है। अगर ये डिक्रीज होती है तो अब हमें इस बेस करंट के ऊपर अफेक्ट को देखना था। तो अब हमने बेस करंट के फैक्टर को देखने के लिए ग्राफ को प्लॉट किया। ग्राफ को किसके बीच में प्लॉट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ VBE की और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ IB के बीच में हमने ग्राफ को प्लॉट किया। तो हमें पता है ये इनपुट वोल्टेज जो है इसमें सर्किट में से कलेक्टर करंट कब तक फ्लो नहीं करेगा, 0.7 तक फ्लो नहीं करेगा। तो कलेक्टर करंट फ्लो नहीं करेगा तो ओनली कौन सा करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर ओनली कौन सा करंट फ्लो करेगा, बेस करंट फ्लो करेगा ओनली। ठीक है, तो बेस करंट फ्लो करेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फिक्स किया
और हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ VBE की इनपुट वोल्टेज के लिए, और वो 0.7 से नीचे नीचे लेनी है। जैसे मैंने 0.1, 0.2, 0.3 ले रखी हैं, और इन वैल्यूज के ऊपर मैंने बेस करंट की वैल्यू को नोट किया, तो कुछ इस टाइप का कर्व आया, ये वाला 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। फिर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, 0 से कितना कर दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, और VBE की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के ऊपर फिर IB को प्लॉट किया, तो वो कुछ इस कर्व आया मेरा। फिर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और फिर मैंने डिफरेंट डिफरेंट VBE की वैल्यू के ऊपर IB को प्लॉट किया, तो वो कुछ इस टाइप का कर्व आया। इसके बाद हमने क्या नोट किया, इस VBE की इस फिक्स्ड वैल्यू के ऊपर 0.2 वोल्ट के ऊपर क्या देख रहा हूं मैं, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.2 मिली एम्पियर। अगर इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.4 मिली एम्पियर। इसका मतलब हमने टेम्परेचर में कितना वेरिएशन लाया, 75 डिग्री सेंटीग्रेड का। इसका मतलब टेम्परेचर के अंदर चेंज लाया हूं और इंक्रीज किया है, तो बेस करंट कितना इंक्रीज हो गया, 2.2 मिली एम्पियर इंक्रीज हो गया। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो बेस करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये तीनों, ये जो फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहां पर देखा हमने, टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूंगा तो ICBO भी इंक्रीज करेगा, ICBO इंक्रीज करेगा तो IB इंक्रीज करेगा, IB इंक्रीज करेगा तो बीटा तो मैं जानता ही हूं, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू IC अपॉन IB, ये होता है। इसका मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो IC फिर क्या देखा गया, जितना मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं उतना ही कलेक्टर करंट इंक्रीज कर रहा है। तो कलेक्टर करंट फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं उतना ही क्या कर रहा है, कलेक्टर करंट इंक्रीज कर रहा है। तो बीटा तो हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये कलेक्टर करंट अगर इंक्रीज करेगा तो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा सैचुरेशन रीजन की तरफ, अगर कलेक्टर करंट डिक्रीज करेगा तो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा किसकी तरफ, कट ऑफ रीजन की तरफ। इसका मतलब क्या कंसेप्ट निकल गया, इस ऑपरेटिंग पॉइंट को शिफ्ट करने के जिम्मेदार जो फैक्टर हुए वो कौन से फैक्टर हुए, वो सारे पैरामीटर्स हैं जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो हमें इन सारे पैरामीटर्स को क्या करना होगा, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट बनाना होगा, और उनको हम डिफरेंट डिफरेंट बाइसिंग्स के ऊपर जाकर स्टडी करेंगे। जो सेकंड पैरामीटर है, अब उसकी बात करते हैं। देयर इज लार्ज वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर, मींस बीटा के अंदर लार्ज वेरिएशन फ्रॉम यूनिट टू यूनिट। इसका मतलब समझते हैं क्या कहता है, यूनिट टू यूनिट का मतलब, अगर एक ट्रांजिस्टर है मेरे पास, ये दूसरा ट्रांजिस्टर है, अगर ये दोनों सेम टाइप के हैं तो भी इन दोनों का बीटा अलग अलग होता है। इसका मतलब अगर आज हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के अंदर चाहे कितने भी हम एडवांस क्यों ना हो गए, लेकिन अब तक हम किस चीज, हम इस ट्रांजिस्टर के पैरामीटर के वेरिएशन को कंट्रोल एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। मींस क्या कंडीशन आ रही है, अगर मेरे पास एक ट्रांजिस्टर ये है और एक ट्रांजिस्टर ये है, अगर ये दोनों ट्रांजिस्टर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के हैं या ये दोनों ट्रांजिस्टर सेम टाइप के हैं, जैसे मैं बात करूं BC 147 ट्रांजिस्टर की, जो कि एक सिलिकॉन का NPN ट्रांजिस्टर है, और इसका जो बीटा है, बीटा वेरी करता है, इसका बीटा वेरी करता है, इसका बीटा जो वेरी करता है वो 100 टू 600 के बीच में वेरी करता है। मींस अगर मैं एक BC ये लूं और दूसरा भी यही ट्रांजिस्टर लूं तो दोनों का बीटा सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। ऐसा क्यों, इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है, ट्रांजिस्टर की बेस विड्थ का, बेस रीजन की जो विड्थ है उसका कंसेप्ट है। आज इंडस्ट्रीज बेस रीजन की विड्थ को कंट्रोल नहीं कर पाई हैं, क्योंकि बेस रीजन की विड्थ बहुत थिन होती है
और उस बेस रीजन की विड्थ के अंदर स्लाइटली वेरिएशन आता ही आता है ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर। अगर वो ट्रांजिस्टर सेम टाइप के हैं तब भी आएगा। तो जिसकी वजह से हमारा बीटा क्या करता है, वेरी करता है एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर के ऊपर। अगर एम्पलीफायर के अंदर हमें कोई ट्रांजिस्टर को रिप्लेस अगर करना भी पड़ गया, मान लो कोई ट्रांजिस्टर जल गया, बर्न हो गया, अगर उसको रिप्लेस करना है तो हमें क्या देखेंगे, उस केस के अंदर ये ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट जरूर करे ही करेगा। तो इसका मतलब हमें इस ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या बनाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा पैरामीटर के ऊपर, बीटा के इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। बीटा तो हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो हमें ये दो मेन पैरामीटर्स हैं, दो मेन फैक्टर्स हैं, यानी कि मैं ये बात कहूं जो ये दो मेन फैक्टर हैं जो ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट को शिफ्ट करने के जिम्मेदार हैं। तो हमें इन दोनों पैरामीटर्स से इस क्यू पॉइंट को इंडिपेंडेंट बनाना होगा। और इसका मतलब अगर हमें क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करना है तो हमें स्टेबलाइज एक जगह पर रोकना है, तो इन दोनों फैक्टर से इस क्यू को इंडिपेंडेंट बनाना होगा, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं स्टेबलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी फैक्टर पर। तो वो लेक्चर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे थर्मल रन अवे पर। थर्मल रन अवे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये लेक्चर शिफ्टिंग ऑफ क्यू पॉइंट विद ट्रांजिस्टर पैरामीटर पर था। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मेरी एक फैमिली बढ़ती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।